हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस इन अ वेज शेप्ड फिल्म। ओके। अभी तक हमने इंटरफेरेंस इन फिल्म पढ़ा। उसी में हम जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरफेरेंस इन अ वेज शेप्ड फिल्म, यानी कि कोई एक फिल्म है, थिन फिल्म ही है वो, बट उसकी शेप कैसी है? वेज शेप्ड। ओके। अब ये जो वेज शेप क्या होता है, आपने घरों में हथौड़ी या फिर जो कुल्हाड़ी या जो होता है जैसे नाइफ होता है, उसमें देखा होगा उसका आकार एक तरफ नुकीला होता है और एक तरफ ब्रॉड होता है। ओके। सो वैसे ही कुछ आप समझ सकते हो वेज शेप। वेज शेप में क्या होता है कि जो फिल्म की थिकनेस है, सपोज आप दो ऐसे ग्लास की फिल्म ले लीजिए, ठीक है, और इनको इस तरीके से हमने रखना है, जैसे ये एक ये ग्लास हो गया और दूसरा ग्लास ये हो गया ये, ठीक है। तो इस तरीके से रखना है कि एक तरफ इनका जो एंगल है, यहाँ पर जो इनकी थिकनेस है वो क्या है, ज़ीरो हो, और एक तरफ इनकी कुछ थिकनेस है, सपोज टी है, ठीक है। सो वेज शेप फिल्म जो होती है वो क्या होती है, द थिकनेस ऑफ द इन अ वेज शेप फिल्म द थिकनेस ऑफ द फिल्म एट वन एंड इज ज़ीरो, ठीक है। थिकनेस जो होती है एक एंड पे, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल बताया था ये, तो एक एंड पे जो है इसकी थिकनेस क्या होगी, ज़ीरो होगी, एंड इट इंक्रीजेस कंसिस्टेंटली टुवर्ड्स अनदर एंड, यानी कि जैसे जैसे हम इस दूसरे एंड की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे, तो इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये थिकनेस है, तो ये यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में देखेंगे आप, तो यहाँ से यहाँ जाने पर क्या हो रही है, थिकनेस बढ़ रही है, ये थिकनेस यहाँ बढ़ रही है, ठीक है। सो अ ग्लास वेज शेप्ड फिल्म इज शोन इन दिस फिगर। ये जो फिगर यहाँ पर दिखाया गया है, इसमें ये जो वेज शेप फिल्म है, ये ग्लास वेज शेप फिल्म है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो वेज शेप जो फिल्म होती है वो कैसे बनाई जाती है, सपोज जो मटेरियल है, जिस भी मटेरियल का हम फिल्म ले रहे हैं, ठीक है, सपोज ग्लास की लिए हमने, तो ग्लास की ये फिल्म ली है और इन दोनों को हमने इस तरीके से रख दिया है कि एक तरफ जो है इसकी टी जो है थिकनेस ज़ीरो हो और टूवर्ड्स दिस एंड इसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ जो अंदर ये जो खाली स्पेस है, क्या पता यहाँ पर भी क्या हो, ग्लास का ही मटेरियल हो, ठीक है, या फिर एयर भी हो सकता है, या फिर कोई अन्य मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर आपका जो है यहाँ ग्लास मटेरियल ही है, यहाँ पर भी इस जो खाली जो ये जगह दिख रही है आपको, यहाँ भी ग्लास मटेरियल ही है, तो इसको हम कहेंगे ग्लास वेज शेप्ड फिल्म, ठीक है। और अगर जो है यहाँ अंदर एयर भरी हो, यहाँ एयर हो, तो हम उसको एयर वेज शेप्ड फिल्म भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये इस डायग्राम में जो हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, ये है एक ग्लास वेज शेप्ड फिल्म। ओके। सो इस ग्लास वेज शेप्ड फिल्म, जो ये फिल्म दिख रही है आपको, ये दो ऐसी प्लेट्स होंगी जिसको कि ऐसे रखा गया है, जहाँ जो एक जगह पे जो है इसकी थिकनेस ज़ीरो हो और यहाँ पर इसकी थिकनेस मतलब बढ़ती जा रही है इधर की साइड अगर हम चलें। ओके। सो इसको इस तरीके से रखा गया है, हाँ, इसको जो है ऐसा रखा गया है, और इसके अंदर जो मीडियम, यानी कि अगर ग्लास ही है, ग्लास मटेरियल ही है, तो इसका मीडियम है जिसकी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज क्या है, म्यू है, ठीक है। तो इस मटेरियल का, ये जो ग्लास वेज शेप फिल्म है, इसका मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट इज म्यू। ओके। और बाहर क्या है, यहाँ पर एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको पता है 1 होता है, ठीक है। सो जो लाइट इंसिडेंट करेगी इस वेज शेप फिल्म पे, जब इंसिडेंट करेगी, ठीक है, तो वो एयर से ग्लास मटेरियल पे इंसिडेंट होगी। ओके। जो इसमें एंगल होता है इस वेज शेप फिल्म में, ये जो एंगल हम ये एंगल, इसको हम ये थीटा जिसको हमने माना हुआ है, ये जो एंगल होता है, ये इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ वेज, ठीक है। सो द एंगल मेड बाय द टू सरफेसेस एट टचिंग एंड, दिस इज द टचिंग एंड, एंड इस टचिंग एंड पे जो एंगल
बनाया जाता है दोनों सरफेस के द्वारा, वो सरफेस के द्वारा जो एंगल बनाया गया है उनको उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ वेज। और यहाँ पर क्या है, थीटा है। ओके, एंड दिस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, लेस देन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से भी कम होता है इस एंगल का मान। ओके, तो अब हम इसमें हमें क्या करना है, इसमें इंटरफेरेंस पैटर्न देखना है। इंटरफेरेंस की जो है इसमें जो फ्रिंजेस हमें ऑब्टेन होंगी, जो फ्रिंजेस हमें मिलेंगी स्क्रीन पे, उसका हमें क्या करना है, ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन एंड डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन के लिए हमें अलग अलग जो वैल्यूज़ आती है पाथ डिफरेंस की, वो देखनी है कि क्या क्या आएंगी। ठीक है, जैसे हमने अभी तक इंटरफेरेंस जितने भी सब में पढ़ा है, जैसे थिन फिल्म में पढ़ा है, तो उसमें भी हमने जो कंडीशंस है मैक्सिमा मिनिमा की, या डार्क फ्रिंजेस एंड डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस एंड डार्क फ्रिंजेस की जो कंडीशंस है, वो हमने ज़रूर उसमें लास्ट में सॉल्व किया है। आपको भी जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आपको मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशंस को लिख करके आना है। ठीक है, सो सबसे पहले इंटरफेरेंस की कंडीशंस को निकालने के लिए हमें पाथ डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो पाथ डिफरेंस जहाँ पर से दोनों जो रेज होंगी वो पैरेलल होनी शुरू हो जाएंगी, वहाँ पर से हमें देखना है कि वहाँ पर से जो है उनका पाथ डिफरेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो पाथ डिफरेंस कहाँ से ज़ीरो होगा, तो हमें देखना है कि पाथ डिफरेंस जो होगा, ये देखिए आप, दिस बी सी प्लस सी डी एंड इस बी ई को अगर हम यहाँ से माइनस कर दें। ठीक है, सो बी सी एंड सी डी, बी सी एंड सी डी जो है वो क्या है, इस मटेरियल में है, यानी कि फिल्म में है। ठीक है, तो ये जो थिन फिल्म है इसके अंदर है ये बी सी एंड सी डी, और ये जो बी ई है ये आपका एयर में है। ठीक है, सो जैसे हमने पहले भी किया था थिन फिल्म में, जब इंटरफेरेंस की फिनोमेना हम पढ़ रहे थे, तो उसमें भी हमने किया था, ये वैसे ही करना है इसमें। सो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी प्लस सी डी, दैट इज इन फिल्म। ठीक है, जो फिल्म में जो ऑप्टिकल पाथ है इसका, वो क्या है, बी सी प्लस सी डी, और ऑप्टिकल पाथ जो एयर में है वो क्या है, रे का बी ई है। ठीक है, सो बी ई, तो इस क्योंकि हमें पहले हमने क्या करना है, देखो सबसे पहले हमने जो डायग्राम बनाना है वो कैसे बनाना है। एक तो आपके पास ये वेज वेज जो है, यानी कि वेज फिल्म जो है, वेज शेप फिल्म जो है, ग्लास वेज शेप फिल्म है, ये बनाना है। तो ये क्या है, इसके यहाँ एंगल थीटा हो गया। ओके, उसके बाद हमें क्या करना है, इंसिडेंट रे बनानी है। तो इंसिडेंट रे ये हुई। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ पर ये जो सरफेस है वो ये है। ठीक है, तो इसके जो नॉर्मल होगा वो कैसा होगा, इस पे जो लंब होगा। ठीक है, ये वाला। ठीक, तो ये जो इंसिडेंट वेव है और नॉर्मल है, इसके बीच का एंगल होगा आपके पास क्या, आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, उसके बाद अब देखो आप, जब इस सरफेस से टकराएगी लाइट रे, इस सरफेस से जब टकराएगी तो क्या होगी, वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। ठीक है, और क्योंकि ये जो है रेयरर से डेंसर मीडियम में आ रही है, तो ये जो नॉर्मल है इसकी तरफ झुक जाएगी। ठीक है, तो लाइट रे जो है वो नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ये। ठीक है, ये हो गई ये वाली। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, देखो ये इसके बाद यहाँ फिर इस सरफेस पे टकराएगी ये वाली रे, और फिर से क्या होगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। और फिर इस सरफेस पे टकराने के बाद यहाँ क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। और ये क्योंकि जो है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है यहाँ से लाइट, तो ये क्या होगी, लंब से अभिलंब जो नॉर्मल है इससे दूर हट जाएगी। ठीक है, तो इससे दूर हट जाएगी, तो यहाँ पर भी हमारा जो नॉर्मल है वो ऐसे ही होगा जैसे ये है, इसके पैरेलल ही होगा। ठीक है, ये। ओके, और ये जो ये वाला सरफेस है, इसमें जो हमारा नॉर्मल होगा वो ऐसा होगा, ये इसके परपेंडिकुलर, ये भी आपको पता ही होगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, ये कौन कौन से नॉर्मल हमने कैसे बना रखे हैं। ठीक, इसके बाद हमें ये मिल गया। इसके बाद हमें क्या करना है, इसमें जो पाथ डिफरेंस निकालना है हमें, कितना जो है रे कितना चलने के बाद जो है वो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि दोनों की जो वेलोसिटी इक्वल होने वाली है, तो वो इस डिस्टेंस पे। तो ये कैसे हमने किया, डी से जो है यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस बी जी पे हमने डी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, दैट इज बी ई, बी सॉरी डी ई,
डी ई, ठीक है। तो डी से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ई, दैट इज डी ई, ओके। तो डी ई एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब हम जो है पाथ डिफरेंस निकाल रहे हैं। तो जो ऑप्टिकल पाथ जो है रे ने फिल्म में ट्रेवल किया, दैट इज बी सी एंड प्लस सी डी, ठीक है, माइनस जो इसने पाथ ट्रेवल किया एयर में। तो पाथ इसने ट्रेवल जो एयर में किया कौन सा किया, ये वाला बी ई। तो अगर हम बी ई माइनस कर दें इस वाले पाथ से, तो हमारे पास जो है पाथ डिफरेंस आ जाएगा इन दोनों रेज के बीच में, ओके। तो देखते हैं, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, बी सी प्लस सी डी इन फिल्म है, तो उसको हमने एयर मीडियम में चेंज करने के लिए हम क्या कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। किसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है यहाँ पर, म्यू है, ठीक है। मीडियम क्या है यहाँ पर, ग्लास है, ओके। तो म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी माइनस बी ई। सो म्यू इंटू बी सी प्लस सी डी को मैंने लिख दिया है बी सी प्लस सी आई। ये जो सी डी की वैल्यू है वो सी आई के इक्वल है। चलो इस डायग्राम में देख लेते हैं, सी डी, सी डी, ये देखो सी डी, ठीक है। अब हमने क्या किया, हमारे पास केवल अभी इतना ही डायग्राम था, केवल इतना डायग्राम था, ठीक है। ऊपर वाला जो पोर्शन है वो था, ये रेड वाला पोर्शन नहीं था। हमने केवल इतना ही डायग्राम ड्रॉ किया था। अब हमने क्या करना है, इस डी का हमें क्या करना है, एक इमेज पॉइंट ढूंढना है। तो इमेज पॉइंट हमने यहाँ ढूंढ लिया। ये थोड़ा सा सही नहीं बनाया है, थोड़ा इसको सही बनाना है आपने। ये जो डी पॉइंट है इसका इमेज पॉइंट हमें यहाँ ढूंढना है, इस वाले पोर्शन में, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर ये डिस्टेंस डी है तो मिरर अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ तो एक रिफ्लेक्शन मिलेगा हमें बिल्कुल एक सेम डिस्टेंस टी पे। तो ये वाला पॉइंट है जो, वो ये पॉइंट क्या है, आई पॉइंट है, ठीक है। तो ये आई पॉइंट पे हमें ये थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, और फिर मैं इसको ऐसे मिला लेती, ये ऐसा होना चाहिए था, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होना चाहिए, ये वाला ट्राइंगल। तो इसको जरा ढंग से बना लेना आप। तो ये जो आई है, आई जो है वो इसका डी का इमेज पॉइंट है एक तरीके से, ठीक है। तो यानी कि इस पॉइंट से, ये वाला जो पॉइंट है, इससे डी और आई जो है वो बराबर डिस्टेंस पे होंगे। तो अगर डी और इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो टी है, तो ये और आई की डिस्टेंस जो होनी चाहिए वो भी टी होनी चाहिए। दैट इज, ये जो डी और ये जो आई है इसकी जो वैल्यू है वो होनी चाहिए 2t, ठीक है। क्योंकि हमारी जो ये वेज है इसकी थिकनेस हमने मानी हुई है टी। तो थिकनेस यहाँ पर भी सपोज टी है, ठीक है। ये थिकनेस जो है वो टी है। तो इसी बराबर की थिकनेस के, ये बराबर की जो है डिस्टेंस पे हम आई को ड्रॉ करेंगे। तो आई ये है हमारा, ठीक है। सो दिस इज द इमेज पॉइंट ऑफ द डी, ओके। अब हमने जो है सी डी की जगह पे, अब इस वाले ट्राइंगल में देखो आप, क्योंकि ये जो है वो क्या है, टी है, और ये जो है ये वैल्यू भी टी है। तो मैं अगर ये ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ तो क्या ये और ये बराबर नहीं होंगे, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। सो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी क्या है, इससे बराबर है, ठीक है, ओके। तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गए, यानी कि ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस जो है बराबर हो गई है। तो डी सी या सी डी जो है वो बराबर है किसके, सी आई के, ठीक है। और मैंने यही लिखा है कहाँ, यहाँ बी सी प्लस सी डी को लिख दिया है बी सी प्लस सी आई और माइनस बी आई, ओके। नाउ म्यू इंटू बी सी प्लस सी आई को लिख दिया है बी एन प्लस एन आई। अब ये बी एन प्लस एन आई क्या है, अब आप देखो, अभी तक आपके पास ये वाला जो वैल्यू, ये वाली जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ये भी नहीं था, ठीक है। तो अब आप ये भी कर लेना, जब आप डायग्राम बनाओगे तो इस डी पॉइंट से इस रे पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ठीक है। और वो परपेंडिकुलर जो है वो इस रे को कहाँ पे मिलेगा, इस एन पॉइंट पे मिलेगा। तो ये एन है, ठीक है। और ये वाली जो रे है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल से जो एंगल बना रही है वो दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट है एन, ठीक है। अब जो है मैं लिख रही हूँ बी सी प्लस सी आई। तो बी सी प्लस सी आई को क्या हम बी एन प्लस एन आई नहीं लिख सकते हैं, देखो बी सी और सी आई को जोड़ेंगे
तो आपके पास आएगी बी आई, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बी एन को एन आई से जोड़ दें तो हम मिलेगा बी आई, यानी कि बी आई ही मिल रही दोनों केस में, इसलिए हम बी सी प्लस सी आई को लिख सकते हैं बी एन प्लस एन आई, तो वही लिखा है बी एन प्लस एन आई, ठीक है, माइनस बी ई। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इन राइट ट्राइंगल बी ई डी, राइट ट्राइंगल देख लेते हैं हम बी ई एंड डी। ये वाले ट्राइंगल देखिए बी ई डी। अभी आपको ये भी नहीं पता था, यहाँ पर हमें देख लिया कि ये एंगल आई है, अभी आपको ये भी नहीं पता कि ये एंगल आई कैसे आया, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ट्राइंगल है बी ई डी, इसमें आप देखो ये जो है ये क्या है, नॉर्मल है इस सरफेस के, ठीक है, यानी यहाँ भी 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्या होगा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ओके। ये वाला एंगल भी क्या होगा, आई होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अगर ये एंगल आई है तो ये एंगल भी क्या होगा, आई होगा। ये पूरा एंगल है 90, तो ये वाला एंगल कितना हुआ, ये वाला एंगल होगा 90 माइनस आई, ठीक है। कौन सा एंगल, ये वाला एंगल, ये 90 माइनस आई है, ठीक है, ओके। ये 90 माइनस आई है और ये वाला 90 है, ठीक है। तो ये जब 90 है तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना था 180 डिग्री। तो जब ये 90 है तो इन दोनों को अगर हम लें, केवल इन दोनों एंगल को, यानी कि एंगल ई बी डी, एंगल ई बी डी प्लस एंगल ई डी बी, कौन सा, ई बी डी और ई डी बी, इन दोनों का जो सम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो ई बी डी एंगल है इसको अब भी हमने निकाला कितना 90 माइनस आई, प्लस हमें ये वाला एंगल चाहिए ई डी बी, एंगल ई डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं, ये 90 से 90 कैंसिल, तो ई डी बी कितना हो गया, ये आई उधर चला गया आपका, तो ई डी बी जो एंगल आ गया आपके पास, ये वाला एंगल, वो आ गया कितना, आई, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे आई लिखा हुआ है, ठीक है। तो अब इस ट्राइंगल में देखेंगे हम, इस ट्राइंगल में, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। तो इस ट्राइंगल से हम निकाल सकते हैं, हमें साइन आई या कॉस आई जो भी निकालना है, तो हम साइन आई निकाल रहे हैं, ठीक है। सो इन दिस ट्राइंगल, मैंने ये ट्राइंगल यहाँ पर भी बना रखा है, ये देखो, ये बी ई डी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल में देखो हमें निकालना है साइन आई, तो साइन आई, आई कोण के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा आपका, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर हो गया, और जो बेस है, बेस कौन सा हो गया आपका, बेस तो हमें यहाँ पे चाहिए नहीं, हमें चाहिए हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, बी डी, जो 90 के सामने वाला है, ठीक है, तो बी डी। सो आपके पास साइन आई यहाँ पर क्या आ गया, बेस, सॉरी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कितना है बीई, अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है बी डी, सो बीई अपॉन बी डी आ गया। सिमिलरली इन ट्राइंगल बी एंड डी, राइट ट्राइंगल है ये भी, तो राइट ट्राइंगल बी एंड डी आप देखो, अब बी एंड डी, ये वाला बी एंड डी, ठीक है। इसमें भी हमें पता नहीं था ये आर है, लेकिन यहाँ पे मैंने आर लिखा हुआ है, ये कैसे आर आया इसको भी देख लेते हैं। देखो ये वाला जो, इसमें देखो एंगल ये 90 कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। अच्छा, ये जब 90 है तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का जो सम है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए, ठीक। अब मुझे ये बताओ कि ये जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, इस वाले सरफेस पे, तो ये पूरा जो है वो क्या होगा 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल है आर, तो ये वाला एंगल कितना हुआ 90 माइनस आर, ठीक है। तो सी बी डी, तो सी बी डी की वैल्यू हो गई कितनी 90
माइनस आर, ठीक है। और ये वाला एंगल हमें नहीं पता अभी, वो तो मैंने आर लिखा हुआ, लेकिन उसी को बता रही हूँ मैं कि आर कैसे लिखा है। तो प्लस एंगल कितना बी डी एन इज इक्वल टू हो गया आपके पास कितना 90 डिग्री। तो 90 से 90 कैंसिल, तो बी डी एन एंगल की वैल्यू आ गई है आर। सो बी डी एन की वैल्यू आ गई है आर। ये एंगल कितना आ गया आर, ये जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। ओके, तो ये बी डी एन जो है वो आर आ गया है, ठीक है। तो इस राइट ट्राइंगल यानी कि बी डी एन में भी हम क्या निकाल सकते हैं, साइन आर की वैल्यू। तो फिर से साइन आर की वैल्यू इस ट्राइंगल में, ये इस ट्राइंगल में कोण के सामने वाला जो होगा ये तो क्या है, परपेंडिकुलर है। और जो हाइपोटेन्यूज है वो किसके सामने होता है, 90 डिग्री वाले के सामने, ये यानी कि बी एन अपॉन बी डी, ठीक है। तो साइन आर इज इक्वल टू बी एन अपॉन बी डी, ओके। एंड फ्रॉम स्नेल्स लॉ हमें पता है साइन आई अपॉन साइन आर कितना होता है, म्यू टू अपॉन म्यू वन होता है। म्यू टू क्या है यहाँ पर, दूसरा मीडियम, यानी कि लाइट कहाँ से कहाँ दूसरे कौन सा मीडियम में जा रही है, ग्लास मीडियम में। और ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो हमें गिवन है म्यू, ठीक है। कहाँ से आ रही है लाइट, एयर से, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ओके। सो म्यू बाई 1, तो साइन आई इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे, म्यू साइन आर, ओके। सो हम यहाँ साइन आई की वैल्यू रख लेते हैं इस इक्वेशन से। यहाँ साइन आई और साइन आर निकाला हमने यहाँ और ये, ठीक है। साइन आई है बी ई अपॉन बी डी एंड साइन आर है बी एन अपॉन बी डी। तो साइन आई एंड साइन आर की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, बी ई अपॉन बी डी इज इक्वल टू म्यू इंटू बी एन अपॉन बी डी। तो बी डी से बी डी आपका कैंसिल हो गया है, ठीक है, बी डी से बी डी कैंसिल। तो बी ई इज इक्वल टू आ गया म्यू इंटू बी एन, ओके। सो दिस वैल्यू, ये जो बी ई की वैल्यू है, ये हम इतना कर क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें बी ई की वैल्यू जो यहाँ पर आ रहा था ना इस इक्वेशन में, माइनस बी ई, ये, ठीक है। तो इस बी ई के लिए हमने इतना कुछ किया है। तो बी ई की वैल्यू जो है वो आ गई हमारे पास कितनी, म्यू इंटू बी एन, ठीक है। अब मैं इस बी एन, म्यू इंटू बी एन को, यानी कि बी ई की वैल्यू को जो हूँ इक्वेशन फर्स्ट में रख लेती हूँ। इक्वेशन फर्स्ट जो है वो आपकी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है ये, ठीक है। तो इस इक्वेशन में हम बी ई की वैल्यू म्यू इंटू बी एन रख लेते हैं। तो देखो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू बी एन प्लस एन आई माइनस म्यू इंटू बी एन। क्या म्यू इंटू बी एन है, और यहाँ जो है माइनस का म्यू इंटू बी एन है, यहाँ म्यू इंटू बी एन, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। रहेगा क्या, म्यू इंटू एन आई। तो इसीलिए हमने यहाँ हम बी सी और सी आई को हमने लिख दिया था इन टर्म्स ऑफ बी एन प्लस एन आई, ताकि ये बाद में कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो ये वैल्यू ये हो गई कैंसिल, और आपके पास आ गया डेल्टा इज इक्वल टू हो गया म्यू इंटू एन आई, ओके। सो ये आपके पास आ गया म्यू इंटू एन आई। अब जो है ट्राइंगल डी एन आई पे चलते हैं, ट्राइंगल डी एन आई, दिस ट्राइंगल डी एन एंड आई, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। इस ट्राइंगल में, अच्छा इस ट्राइंगल में पहले, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये वाला जो एंगल है वो है आर प्लस थीटा। ये एंगल अगर आर प्लस थीटा है तो ये एंगल भी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाले, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें ये वाले एंगल की वैल्यू भी आर प्लस थीटा होगी, ठीक है। बट ये जो आर प्लस थीटा है यहाँ ये कैसे आया, तो ये वाली जो वैल्यू है वो कहाँ से आई, यहाँ से देखो, ये जो परपेंडिकुलर है ये इस तरीके से है यहाँ, ठीक है। और इस सरफेस पे जो परपेंडिकुलर है वो ये है, ये है, ठीक है। ये जो रे बना रही है एंगल इसके साथ है आर, ठीक है। अब अगर ये जो है ऐसी रे, ऐसे सरफेस होता, ठीक है, तो मैं इसको, इस वाले एंगल को लिख लेती कितना, मैं इस वाले एंगल को क्या लिख लेती, ये वाला एंगल है जो, ये वाला एंगल, इसको मैं लिख लेती आर, अगर ये क्या होता, ऐसा होता, ठीक है। बट ये कितने एंगल से है यहाँ पे झुका हुआ, थीटा एंगल से। इसका मतलब अगर ये जो है इसमें हमने एक, इसको अगर मैं इधर
रोटेट कर दूं इस लाइन को, तो ये आपकी ये वाली लाइन बन जाती है। यानी कि थीटा एंगल के साथ जब ऐड किया हमने, तो ये जो है वो थीटा डिग्री और बढ़ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये जो आर एंगल है, यहाँ पर मैं अब उसको आर ना लिख करके क्या लिखूंगी, आर प्लस थीटा। तो ये एंगल, ये वाला जो एंगल है, देख लो एक बार दोबारा, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये है आर प्लस थीटा, ठीक है। तो ये जब आर प्लस थीटा है, तो ये संगत कोण ये भी क्या होगा, आर प्लस थीटा। तो ये जब आर प्लस थीटा है, तो ये भी आर प्लस थीटा होगा, क्योंकि ये जो है ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। तो आर प्लस थीटा है, ये वाली वैल्यू आ गई आर प्लस थीटा। अब हमें एंगल ट्राइंगल देखना है, कौन सा, डी एन आई, ठीक है। अब इस ट्राइंगल में जो है हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस आर प्लस थीटा निकाल रहे हैं, कॉस आर प्लस थीटा। सो कॉस आर प्लस थीटा क्या होगा, इसका जो है ट्राइंगल मैंने शायद यहाँ पे बना रखा है, नहीं बना रखा है, तो यही देख लेते हैं, इसी वाले डायग्राम में देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं, कॉस डी एन आई, सॉरी कॉस आर प्लस थीटा इन दिस ट्राइंगल डी एन आई कॉस आर प्लस थीटा, कॉस आर प्लस थीटा यानी कि थीटा जो भी एंगल है यहाँ पर, इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये क्या हो गया आपका बेस, एंड ये क्या हो गया आपका हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर हमें कॉस निकाल रहे हैं हम, तो इसके लिए हमें बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो बेस कितना है यहाँ पर, एन आई अपॉन जो हाइपोटेन्यूज है वो कितना है, डी आई, ओके। सो कॉस आर प्लस थीटा हो गया आपका एन आई अपॉन डी आई, सो एन आई अपॉन डी आई। अब एन आई तो हमें पता नहीं है, बट डी आई की वैल्यू हमें पता है। डी आई क्या है यहाँ पर, डी आई हमने निकाला था अभी, डी आई जो है वो क्या है, 2t, क्योंकि मैंने बताया था आई जो है वो इमेज पॉइंट है डी का। यहाँ से जितनी डिस्टेंस है डी की, उतनी ही यहाँ से डिस्टेंस होगी आई की। तो ये t है, तो ये भी t है, तो ये पूरा टोटल कितना हो गया, 2t। सो डी आई जो है आपके पास वो आ गया कितना, 2t। सो एन आई अपॉन 2 × t, ठीक है। सो एन आई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, एन आई की वैल्यू आ गई 2t, ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर लो, 2t cos r प्लस थीटा। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ एन आई इन इक्वेशन 2। तो इस एन आई को हमने क्यों निकाला, हमें यहाँ पर ये चाहिए, ठीक है, एन आई की वैल्यू। सो डेल्टा यानी कि पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू इंटू एन आई की वैल्यू पुट कर लो 2t cos r प्लस थीटा, यानी कि पाथ डिफरेंस हो जाएगा डेल्टा इज इक्वल टू 2μt cos r प्लस थीटा, ओके। तो नाउ अब आया आपके पास ये टोटल जो पाथ डिफरेंस है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस आ गया आपके पास 2μt cos r प्लस थीटा। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हम स्टोक्स ट्रीटमेंट भी पढ़ चुके हैं कल, और स्टोक्स ट्रीटमेंट में हमने पढ़ा है कि अगर लाइट जो है वो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है और फिर उसके बाद रिफ्लेक्ट होती है, यानी कि डेंसर मीडियम से जब रिफ्लेक्ट लाइट होती है तो उसका जो है फेस चेंज हो जाता है 180 डिग्री से इंसिडेंट वेव से, ठीक है। तो इंसिडेंट वेव का और रिफ्लेक्टेड वेव का जो फेस चेंज होगा वो 180 डिग्री का होता है, ठीक है। तो उसके कारण जो है पाथ डिफरेंस भी आ जाता है, उसको हम कहते हैं λ/2। तो या तो फेस चेंज हम बोल सकते हैं या हम पाथ चेंज बोल सकते हैं। तो पाथ डिफरेंस जो है वो λ/2 का आ जाता है, और उस λ/2 को हम अगर हम इस पाथ डिफरेंस के साथ घटा दें या जोड़ दें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कई सारी बुक्स में आपने प्लस माइनस λ/2 भी देखा होगा, तो ये भी आपका चलेगा, ठीक है। या प्लस कर दें या माइनस कर दें, दोनों से आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सेम ही आएंगे, ठीक है। सो हमने यहाँ माइनस ही किया क्योंकि हमने कल भी माइनस किया था। सो माइनस λ/2, सो 2μt cos r प्लस थीटा। और क्योंकि यहाँ पर जो है रिफ्लेक्टेड वेव के लिए ले रहे हैं हम, रिफ्लेक्टेड रे के लिए ले रहे हैं, तो रिफ्लेक्टेड रे के लिए ले रहे हैं तो इंसिडेंट वेव से, क्योंकि वो फेस चेंज करती है 180 डिग्री, तो पाथ में जो डिफरेंस आएगा वो कितना हो जाएगा, λ/2 भी हो जाएगा। इसलिए जो हमारा इफेक्टिव पाथ डिफरेंस हो जाएगा, इसके साथ हमें क्या करना पड़ेगा, एक ये टर्म ऐड करना पड़ेगा, यानी कि माइनस λ/2। सो 2μt cos r प्लस थीटा माइनस λ/2, दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्टोक्स ट्रीटमेंट, ठीक है, जो हमने कल पढ़ लिया था। नाउ फिर से वही कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पे होगा और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी कि जो ब्राइट फ्रिंज की पोजीशंस हैं, तो ब्राइट फ्रिंजेस की पोजीशन यानी कि मैक्सिमा की पोजीशंस क्या क्या हैं, ठीक है। सो डेल्टा इज इक्वल टू
टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू, यही लिखा है हमने, इज इक्वल टू, हमको पता है कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहाँ पर होता है, जहाँ पर कि रिफ्रैक्टेड जो रेज हैं उनका जो है पाथ डिफरेंस कितना होता है, एन इंटू लैम्डा होता है, तो एन इंटू लैम्डा, तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू एन इंटू लैम्डा। तो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, और माइनस लैम्डा बाई टू यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस लैम्डा बाई टू। सो यहाँ से लैम्डा कॉमन ले लिया, एन प्लस हाफ हो गया, ठीक है। सो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई टू, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, टू एन प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा। सो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड ब्राइट फ्रिंजेस एंड मैक्सिमा की जो कंडीशन है वो ये है, किसके लिए, इन केस ऑफ द वेज शेप्ड थिन फिल्म, ठीक है। वेज शेप्ड फिल्म के लिए जो है आपकी जो इंटरफेरेंस की मैक्सिमा वाली कंडीशंस जो है वो कब, मैक्सिमा आपको कब दिखेगा, जब ये होगा टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू टू एन प्लस वन बाई टू इंटू लैम्डा, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2। किसी किसी बुक में ऐसा भी है टू एन माइनस वन बाई टू इंटू लैम्डा, तो वो भी सही है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है हम टू एन एन की जगह पे वहाँ पर हम पहले 1 2 3 ऐसे इस तरह से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर हम 0 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो वो डिफरेंस है। नाउ कंडीशन फॉर डार्क फ्रिंजेस और मिनिमा, डार्क फ्रिंजेस की और मिनिमा की जो है कंडीशन है, तो उसके लिए हमें पता है पाथ डिफरेंस होना चाहिए टू एन माइनस वन बाई टू इंटू लेमडा, ठीक है। सो टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा माइनस लेमडा बाई टू इज इक्वल टू टू एन माइनस वन बाई टू इंटू लेमडा। सो ये कितना हो जाएगा, टू म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा और माइनस लेमडा बाई टू को इधर ले गए आप, प्लस लेमडा बाई टू हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके आपके पास आ गया कितना, एन लेमडा, ये टू एन बाई टू यानी कि एन लेमडा माइनस लेमडा बाई टू और प्लस लेमडा बाई टू, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रहेगा आपके पास एन लेमडा। सो ये आ गया आपके पास, ठीक है। सो ब्राइट फ्रिंजेस विल बी ऑब्टेन्ड एट दी, अब आप जो ब्राइट फ्रिंजेस हैं वो किस थिकनेस पे आपको मिलेगी, यानी कि जो ये वेज है, ये वेज शेप फिल्म है जो आपकी, ठीक है। और क्योंकि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो इस डायरेक्शन में है, तो आप अगर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से यहाँ देखें, यहाँ पर यहाँ पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगा दें, यहाँ से यहाँ जो ट्रैवल कर सके इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में ऐसे ट्रैवल कर सके आगे पीछे, तो आप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप से देख सकते हो कि टी की किस वैल्यू पे, टी की यानी कि थिकनेस, किस थिकनेस पे हमें ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है, और किस थिकनेस पे हमें डार्क फ्रिंजेस मिलेंगी, ठीक है। तो टी की वो वैल्यूज हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, तो इस इक्वेशन से ब्राइट फ्रिंजेस, ये तो डार्क फ्रिंजेस की कंडीशन है, और ब्राइट फ्रिंजेस की कंडीशन अभी हमने निकाली थी कौन सी, ये वाली। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए हम जो थिकनेस की वो वैल्यू जिसपे कि हमें ब्राइट फ्रिंजेस दिखेंगी वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। सो टी इज इक्वल टू टू एन प्लस वन लेमडा बाई फोर म्यू कॉस आर प्लस थीटा, यहीं से आया ये टू एन प्लस वन, ये टी की वैल्यू निकालने, तो इन सबको बाकी को वापस इधर ले जाओ अपॉन में, तो टू एन प्लस वन बाई टू इंटू टू हो जाएगा फोर म्यू, ठीक है, फोर म्यू और कॉस आर प्लस थीटा, तो यही वैल्यू हमने यहाँ लिखी है। तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए ये हो गया, ठीक है। तो पहली जो ब्राइट फ्रिंज है वो हमें किस थिकनेस पे दिखेगी, तो पहली ब्राइट फ्रिंजेस निकालने के लिए हमें एन की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 0। तो पहली जो ब्राइट फ्रिंज होगी वो कहाँ पर दिखेगी, एन की वैल्यू 0 पुट कर दो, तो 2 इंटू 0 प्लस वन यानी कि लैम्डा बाई फोर म्यू कॉस आर प्लस थीटा। दूसरी ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे दिखेगी, 3 लैम्डा बाई फोर म्यू कॉस आर प्लस थीटा। तीसरी ब्राइट फ्रिंज कहाँ पे दिखेगी, ये 0 पे, ये 1 पे, और तीसरी वाली 2 पे रख दो, एन की वैल्यू 2 रख दो यहाँ, टू टू इंटू टू प्लस वन यानी कि फाइव लैम्डा बाई फोर म्यू कॉस आर प्लस थीटा। इस तरीके से 7 9 ऐसे अप टू सो ऑन, ठीक है। सो टी की इस वैल्यूज पे, इस वैल्यू पे पहली ब्राइट फ्रिंज, दूसरी वैल्यू पे ब्राइट फ्रिंज, तीसरी इस वाली वैल्यू पे ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, तो टी की इन थिकनेस पे हमें ब्राइट फ्रिंज ऑब्टेन होगी, ठीक है। तो ब्राइट फ्रिंज का पैटर्न
अच्छा, पहली जो t इज इक्वल टू 0 यानी कि जो वेज शेप फिल्म है हमारी, इस एंड पे अगर हम ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप को ऐसे हम ट्रेवल करवाएं ऊपर से, हमें यहाँ पे देखनी है अगर कि यहाँ पर कैसी फ्रिंज मिल रही है हमें, तो यहाँ पर देखना डार्क फ्रिंज मिलती है। ठीक है, वो कैसे अभी हम देखते हैं। पहली जो फ्रिंज होगी हमें वो डार्क फ्रिंज दिखती है। वो क्यों दिखती है देखते हैं। तो डार्क फ्रिंजेस के लिए जो हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं कहाँ से, जो डार्क फ्रिंज वाली कंडीशन आई थी, डार्क फ्रिंज वाली कंडीशन जो थी वो क्या थी, ये थी 2 म्यू टी कॉस आर प्लस थीटा इज इक्वल टू एन लेमडा। यहाँ से टी की वैल्यू आ जाएगी एन लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर प्लस थीटा। सो एन लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर प्लस थीटा। अब टी इज इक्वल टू 0 रख दें, यानी कि सॉरी एन इज इक्वल टू 0 रख दें, तो ये देखो ये जो वेज शेप फिल्म है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने बताया था वेज शेप फिल्म क्या होती है, जिसके एक एंड पे क्या है, दोनों सरफेस जो है वो एक दूसरे से कांटेक्ट में है। यानी कि यहाँ पर जो है टी थिकनेस क्या है 0 है, और आगे आगे जैसे हम जाएंगे तो क्या होती है थिकनेस बढ़ती रहती है। तो यहाँ टी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू 0 रख दें तो टी की वैल्यू क्या आ रही है 0 आ रही है। यानी कि जो पहली डार्क फ्रिंज है वो हमें कहाँ दिखेगी, इस एंड पे टी इज इक्वल टू 0 पे। ठीक है, दूसरी डार्क फ्रिंज हमें दिखेगी लेमडा अपॉन 2 म्यू कॉस आर प्लस थीटा, यहाँ 1 रख दिया आप। तीसरी डार्क फ्रिंज दिखेगी यहाँ एन इज इक्वल टू 2 रख दो। चौथी दिखेगी यहाँ 4 रख दो। ठीक है, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ठीक, तो ये वैल्यूज हमें मिल जाएंगी। तो अगर एक्स एन जो है वो डिस्टेंस है फ्रिंज की फ्रॉम द एज, इस एज से अगर एक्स एन डिस्टेंस पे हमें कोई फ्रिंज मिल रही है, सपोज इस डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ पर ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप लगाया हुआ है अगर, तो हमें यहाँ पर फ्रिंज दिख रही है एक्स एन डिस्टेंस पे, तो टेन थीटा की वैल्यू बताओ यहाँ से कितना हो जाएगा। टेन थीटा, ये थिकनेस टी है और ये वैल्यू जो है एक्स एन है, तो टेन थीटा विल बी टी अपॉन एक्स एन। सो एक्स एन इज इक्वल टू टी अपॉन टेन थीटा यहाँ से। ठीक है, सो टी की वैल्यू हमने जो है रख ली है ब्राइट फ्रिंज वाली, ये 2n+1 लैम्डा बाई 2 म्यू कॉस आर प्लस थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है, ये वैल्यूज जो है हमने ये वाली वैल्यू टी की रख दी है हमने ब्राइट फ्रिंज वाली इक्वेशन से। ओके, तो 2n+1 लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉस आर प्लस थीटा इंटू टेन थीटा। सो x1 क्या हो जाएगा हमारे पास, हम n की जगह पे 1 रख लेते हैं, ये n की जगह पे 1 रख लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2+1 यानी कि 3/4। सॉरी x1 जो है हमारे पास वो हो जाएगा कितना, ओके x1 आप यहाँ 1 भी रख सकते हो, और xn+1 एक्चुअली जो फ्रिंज विड्थ है वो निकालनी है हमें, वो हो जाएगी आपकी xn+1 माइनस xn। ठीक है, तो ये वाला पार्ट ना देखो आप, केवल xn+1 माइनस xn निकालना है हमें, xn+1 माइनस xn। ठीक है, तो हमें क्या करना है, फ्रिंज विड्थ निकालना है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो फ्रिंजेस होंगी, चाहे डार्क हो चाहे ब्राइट हो, तो यहाँ पर हम दो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस के बीच की डिफरेंस ले लेते हैं, वो आपकी क्या होती है, फ्रिंज विड्थ होती है। ठीक है, तो कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की जो डिफरेंस होगी वो कैसे लेंगे, एक बार हमने ये वाली वैल्यू ले लेते हैं एक्स एन, और एक बार हम ले लेते हैं xn+1। xn+1 कैसे निकालेंगे, n की जगह पे जो है हम n+1 पुट कर देंगे, यानी 2 × n+1 और +1। ठीक है, 2n की जगह पे हमने n+1 पुट कर दिया अपॉन 4, दिस ये टर्म आएगा पूरा इंटू लेमडा, ये आ जाएगी xn+1 की वैल्यू, और माइनस कर देंगे हम इस xn की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा आपके पास xn+1 माइनस xn, दैट इज ये माइनस ये। ठीक है, तो आप यहाँ से देखो 2n+2n लैम्डा, यहाँ भी 2n लैम्डा है माइनस का, ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 2 लैम्डा, और ये वाला जो है एक आएगा यहाँ पर माइनस का लैम्डा, और एक आएगा यहाँ से प्लस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा से माइनस लैम्डा कैंसिल हो जाएगा, केवल रहेगा यहाँ 2, सो 2 लैम्डा। ठीक है,
अपॉन 4 म्यू कॉस आर प्लस थीटा टेन थीटा। ये आप सॉल्व कर सकते हो आराम से। तो ये सॉल्व करना है, ठीक है। ये सॉल्व करके हमारे पास जो फ्रिंज विड्थ है वो आ गई है ओमेगा या बीटा, जो भी मानते हैं। फ्रिंज विड्थ आप किसी बुक में बीटा होगा, किसी में ओमेगा होगा। तो 2 लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉस आर प्लस थीटा इंटू टेन थीटा। ओके। एंड अगर थीटा जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है, क्योंकि हमने देखा कि वेज शेप फिल्म जो होती है उसमें जो थीटा होता है, जो वेज एंगल होता है, वो बहुत बहुत छोटा होता है, 1 डिग्री से भी कम एंगल का। तो हम मान सकते हैं कि टेन थीटा जो है वो नियरली इक्वल टू थीटा। ओके, सो टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, दैट इज ये थीटा हो जाएगा। और ये जो है कॉस आर प्लस थीटा कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू कॉस आर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू कॉस आर हो जाएगा, क्योंकि थीटा जो है बहुत बहुत स्मॉल है। तो थीटा को हम आर के कंपैरिजन में जो है वो क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी कितनी, 2 लैम्डा अपॉन 4 म्यू कॉस आर थीटा। ओके, नाउ अगर नॉर्मल इंसिडेंस हो रही है कोई रे, जो वेज है उस पर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है, तो नॉर्मली इंसिडेंस होगी यानी कि नॉर्मल के अलोंग होगी, ठीक है। यानी कि जो सरफेस है उस पर जो नॉर्मल है उसी के अलोंग ये इस तरीके से ना करके इंसिडेंट वेव ऐसे आएगी, ठीक है। या अगर नॉर्मल यहाँ हम कहीं भी नॉर्मल खींचेंगे, बात एक ही है, ये इंसिडेंट वेव है तो नॉर्मल भी ये है, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो क्या है, ज़ीरो है। तो इंसिडेंट वेव अगर नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो जो हमारा रिफ्रैक्शन एंगल जो होगा वो भी लगभग क्या होगा, बहुत छोटा होगा, यानी कि उसको हम ज़ीरो मान सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम ओमेगा अगर हम ज़ीरो पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू, तो 2 लैम्डा अपॉन 4 म्यू इंटू कॉस, हमने आर प्लस थीटा को मान लिया था कॉस आर, तो कॉस आर जो है वो अगर हम ज़ीरो पुट कर लें, कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू होती है 1 एंड टेन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। ये यहाँ से ये भी पुट करना है, ठीक है। तो लैम्डा ये हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो लैम्डा अपॉन 2 म्यू थीटा। सो जो फ्रिंज विड्थ आ गए आपके पास वो आ गई ये, ठीक है। अब अगर आपके इसको एप्लीकेशन कहें, इसके एप्लीकेशंस ऑफ वेज शेप फिल्म, तो क्या है, अगर आपके पास इसके बीच में एयर भरी हुई है तो ये मान सकते हैं कि ये दोनों जो ग्लास सरफेस हैं इनके बीच में यहाँ जो है एक वायर से इसको क्या किया, सपोर्ट किया गया है। तो इस वायर की जो लंबाई है हम वो निकाल सकते हैं, यानी कि ये इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। एंड इफ़ इट इज़ टी, तो टी कैसे निकाल सकते हैं हम, अगर ये जो है इसकी वेज की लेंथ है एल, ये है टी, ये है थीटा, सो टेन थीटा इज इक्वल टू टी अपॉन एल, ठीक है। तो थीटा, क्योंकि थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टी अपॉन एल, ठीक है। सो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू टी अपॉन एल। ओके, ओमेगा इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 म्यू इंटू टी अपॉन एल, तो लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 म्यू टी, ओमेगा इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू एल अपॉन 2 म्यू टी। तो इस तरीके से आप जो है अगर फ्रिंज विड्थ हमें पता है तो हम टी भी निकाल सकते हैं, ठीक है, थिकनेस ऑफ द वेज शेप फिल्म। ओके, तो ये था आपका, नेक्स्ट हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे।